हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का नए लेक्चर में। और आज से हम लोग आयनिक कंपाउंड यानी कि आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी तक के चैप्टर में हम लोगों ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बातें की थी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी देख ली है। अब हम लोग उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम लोग करने वाले हैं अब आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड के बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं, उसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ठीक है। ये जो अभी मैं बातें आप लोगों को बताने वाला हूं, ये चीजें आप लोग बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ भी चुके हो। बेसिक केमिस्ट्री में मैंने बहुत कई बार इसका जिक्र किया है। और जब मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में, उस समय भी मैंने इसका जिक्र किया है। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ खास अंदाज में रखे गए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले ग्रुप में जो एलिमेंट रखे गए हैं वो ऐसे ही रेंडमली रख दिए गए हैं। कुछ उनकी वैल्यू है। क्या मैंने बताया था कि उन सबके लास्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन आता है, यानी कि उन पे +1 आएगा। फिर ग्रुप 2 के बारे में मैंने बताया था कि उनके लास्ट आउटर कॉन्फ़िगरेशन में दो दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी कि वो दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो उन सबके ऊपर +2 आएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? तो यहाँ पे कुछ उसी तरीके का दिया गया है। और जैसे उधर ग्रुप नंबर 16-17 में जाओ तो लास्ट में ग्रुप नंबर 16 में 6 रहते हैं और 17 में लास्ट में 7 रहता है। तो इनको एक या दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें, स्टेबल हो जाए। ठीक है, ये क्या कर लें? स्टेबल हो जाएं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। और उसके बाद इस कारण से उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता था। जैसे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता था तो O2- लिखते हैं। क्लोरीन एक नेगेटिव लेता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी कि क्लोरीन के ऊपर 1- लिखा जाता है। तो सबसे पहले इस चीज को एक बार आप लोग फटाक से रिवाइज कर लीजिए। जैसे कि देखिए, मेटल में सबसे पहले मैं बात करूं तो मेटल में अगर लिथियम की, सोडियम की बात की जाए तो सोडियम का ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे लिखा जाएगा? 281। ठीक है, ये सभी आप लोग जानते हो। लास्ट में 1 है तो ये 7 ले नहीं सकता है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, ये काम तो होगा नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो जब एक निगेटिव बाहर निकल जाएगा तो चूंकि सोडियम के पास पहले से जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, मतलब सोडियम के पास पहले 11 निगेटिव इलेक्ट्रॉन था तो 11 पॉजिटिव प्रोटॉन भी था। लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेकिन अभी भी 11 प्लस के अंदर हैं और अब मात्र 10 निगेटिव बचा। तो यानी कि एक प्लस ज्यादा हो गया ना, तो वो एक प्लस इस तरीके से हम दिखा देते हैं कि सोडियम +1। 1 लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं। बात समझ में आई? मैग्नीशियम के केस में भी वही 282, यानी कि ये 6 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है अपने आप को कंप्लीट स्टेबल करने के लिए। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, लेकिन पहले से इसके पास 12 प्रोटॉन थे, यानी 12 प्लस था, 12 इलेक्ट्रॉन था। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी कि 2 प्रोटॉन अब कैंसिल करने वाला कोई बचा नहीं। तो यानी कि 2 प्रोटॉन अपनी अधिकता दिखाएंगे और मैग्नीशियम के ऊपर लिखा जाता है +2। ठीक वैसे ही एल्युमिनियम के ऊपर लिखा जाता है +3। क्यों? क्योंकि ये लास्ट में 3 होता है, जो कि 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव आ जाएगा। पोटेशियम सेम एज सोडियम का लास्ट में 1 है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पोटेशियम प्लस हो जाएगा। कैल्शियम के बारे में बात करें तो कैल्शियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन सेम एज मैग्नीशियम के तरीके बिहेव करेगा और कैल्शियम +2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि हम लोग आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भाई साहब, आयन के बारे में तो पहले पढ़ लें कि आयन बनते कैसे हैं। उसके बाद अगर हम लोग नॉन मेटल की बात करें तो मैंने बोला था कि नॉन मेटल वो होते हैं जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है जनरली। जैसे कि नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन 2,5 लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसको अब क्या करो, इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि ये 8 हो जाए, स्टेबल हो जाए। अच्छा, अब 5 इलेक्ट्रॉन यहां निकालना मुश्किल है क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी।
तो इससे अच्छा है कि 3 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो नाइट्रोजन पहले इसके पास 7 प्रोटॉन था और 7 इलेक्ट्रॉन था, मतलब 7 प्लस थे 7 माइनस थे। अब इसको हम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यानी कि 3 निगेटिव दे रहे हैं, इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस आ जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन को 6 से 8 करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है, इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर 2 का माइनस आ जाता है। फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है ताकि वो 8 हो जाए, तो यानी कि फ्लोरीन के ऊपर 1 निगेटिव आता है। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, मैंने इसको पता नहीं कई बार बताया है। जब मैंने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ाया था तब भी बताया है, फिर रिवीजन जब मैंने कराया था तब भी बताया है, मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ाने के शुरुआती लेक्चर में भी मैंने बताया है। ये चौथी बार मैं बता रहा हूं इसको। ठीक है, फास्फोरस में भी वही काम होगा, इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा नाइट्रोजन के जैसे। सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो सल्फर 2 माइनस हो जाएगा, फास्फोरस 3 माइनस हो जाएगा, क्लोरीन के ऊपर 1 निगेटिव आ जाएगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। देखिए मिला जुला के बात यही है कि इसको स्टेबल होना है, और स्टेबल कब होगा? जब लास्ट में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 2 होता है वो हाइड्रोजन हीलियम के केस में, और बाकी केस में वो चाहता है कि मैं 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भी हो जाऊं या यहां बिल्कुल खाली हो जाऊं ताकि लास्ट में 2 बचे। तो यहां पे या तो ये 8 करना चाहेगा या यहां से बिल्कुल खाली हो जाना चाहेगा ताकि कि लास्ट में 2 बच जाए। बात समझ में आई? तो बस वही काम करने के लिए वो कई बार इलेक्ट्रॉन देगा, कई बार इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसी चीज को इलेक्ट्रॉन देकर या इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को स्टेबल करना ही आयनिक बॉन्ड बनना है। अभी आगे आएगा, अभी फिलहाल इतनी बात समझ लीजिए। ये नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस भाई साहब बिल्कुल अपने आप में स्टेबल होते हैं। जैसे यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां पे 2 और 8 हो गया, यहाँ पे 2 8 8 8 हो गया, मतलब कि ये बिल्कुल स्टेबल है। ये ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, और ये नॉन मेटल की तरीके बिहेव करता है, तो इसीलिए इसको नॉन मेटल भी कहा जाता है कि ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो नोबल गैसेस किसी से ना रिएक्शन करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, ये अपने आप में खुश है, इसका पेट भरा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये बातें तो आप लोग समझ गए हो। तो अब इसी हिसाब से, इसी चीज को जो हम लोगों ने अभी सीखी उसी के हिसाब से अब हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, जैसे मैं करने जा रहा हूं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम। देखिए, मतलब कि जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सबसे आउटर मोस्ट में, जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम में पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा ना, 1 और 2। फिर दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और तीसरे सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम इस आउटर सबसे बाहर वाले सेल का इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर लिख देते हैं डॉट के रूप में। जैसे हमने यहां पे डॉट के रूप में लिख दिया कि मैग्नीशियम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल पे है। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सोडियम का कैसे लिखोगे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम कैसे लिखोगे बताओ? कैसे लिखोगे? सोडियम के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। अरे पहले 2, फिर 8 और फिर 1, तो लास्ट ये है ना आउटर मोस्ट सेल। तो इसके में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो यानी कि यहां पे 1 डॉट लगा दोगे। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। ठीक है, अगर बोला जाए लिखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का बताओ क्या होगा? तो क्लोरीन का क्या होता है? क्लोरीन का क्या होता है? 2 8 7। क्लोरीन का क्या होता है? 2 8 7, यानी कि लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? हम इसी के चारों तरफ 7 इलेक्ट्रॉन बना देंगे, जैसे 5 6 बना दिया और 1 यहां बना दिया। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट, मतलब इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट के रूप में दिखा रहे हैं और स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और कौन सा इलेक्ट्रॉन दिखाना है? जो सबसे आउटर मोस्ट में होता है, सबसे बाहर होता है। सबको नहीं दिखाना, इन दोनों को नहीं दिखाना है, सिर्फ ये लास्ट वाले जो 7 इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को दिखाना है। जैसे कि एल्युमिनियम का हमें दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे?
एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का क्या होता है 283, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही होता है KLMN में, KLM। तो यानी कि एल्युमिनियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 3, तो 3 दिखा दो, ये हो गए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम क्या होगा, तो आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाओगे। जैसे कि मैंने यहां पे चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, जैसे मतलब सब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं आपसे कि बना दो भैया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम, तो आप थोड़ा सा अच्छे से प्यार से बनाओगे ताकि एग्जामिनर जो है उसको देखने में अच्छा लगे। तो आप ऐसे लिखना कि ये देखो मैग्नीशियम है, इसमें 2 8 और 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये जो है सो के, ये एल, ये एम, इस तरीके से है। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये चूंकि ये स्टेबल तो है नहीं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, यानी कि ये मैग्नीशियम का +2 बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मैग्नीशियम +2 बन जाएगा। तो यानी कि इसके अगर के एल एम में बात किया जाए तो अब यहाँ 2, यहाँ 8 और यहाँ 0, ठीक है। और एन में पहले से तो 0 था ही। क्या मेरी बात समझ में आई? तो फिर हम लोगों को किसका स्ट्रक्चर बनाना है, इसी मैग्नीशियम का बनाना है, मैग्नीशियम का बनाना है हम लोग को, मैग्नीशियम +2 का नहीं बनाना है। बात समझ में आ रही है ना? तो इसको हम लोग को नहीं बनाना है, हम लोग बस ये दिखा रहे हैं कि हाँ देखो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि कुछ इस तरीके से होता है। और मैग्नीशियम का हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट बनाएंगे, तो ये रहा मैग्नीशियम और इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा देंगे, चाहे ऊपर दिखाओ साइड में दिखाओ, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। एक आपके एनसीईआरटी में सवाल भी है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, शायद मैग्नीशियम का ही है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम बताओ कितना होगा। मेरे पास लिखा तो नहीं है लेकिन शायद उसी का है। जैसे आप चाहो किसी का बना लो, ऑक्सीजन का एक बार बना के देख लो, चलो ऑक्सीजन का बना के देख लो। तो ऑक्सीजन जो है इसका होगा 2 6, क्लियर। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये कहीं से ले लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये 2- बन जाएगा, यानी कि 2 8 बन जाएगा। तो हमें इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है। ये बस हम लोग दिखा दे रहे हैं कि हाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर वो ये बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें ऑक्सीजन का बनाना है और लास्ट में कितना है 6, यानी कि लास्ट में इसको 6 कर दो, ये लो, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। ये कुछ नहीं है, वरना तुम लोग इसको भी एक डॉट मान लोगे। चलो, क्या बात समझ में आई? तो यानी कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसी का लिखने को आएगा, आप लोग आराम से लिख लोगे, मुझे नहीं लगता कि अब दिक्कत हो। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। ओके, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में हम लोग अब बात करते हैं। देखिए, अगर बात किया जाए केमिकल बॉन्डिंग की, तो केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है क्लास 11th में पढ़ने का। आपको यहां पे उससे रिलेटेड कुछ नहीं करना, हम लोगों को इसका एक छोटा सा पार्ट पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर है, आपके क्लास 11th में पढ़ने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक्चुअल में आप लोगों ने कभी ये बात पे अभी तक गौर नहीं किया होगा कि क्यों 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। कभी गौर नहीं किया होगा, या गौर किया भी होगा तो उसके डिटेलिंग में नहीं गए होंगे। तो अब इसी बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर वी नो डेट, हम जानते हैं कि 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म ए कंपाउंड। नाउ क्वेश्चन इज दिस, अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई दीज एलिमेंट्स कंबाइन, ये एलिमेंट्स कंबाइन क्यों करते हैं, क्या रीजन है इन एलिमेंट्स को कंबाइन करने का। तो देखिए, ये एलिमेंट्स कंबाइन क्यों करते हैं। सबसे अगर आसान बात बोला जाए और सबसे सिंपल बात बोला जाए तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं। सिंपल साधारण शब्दों में, एलिमेंट्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए कंबाइन करते हैं। सिंपल सी बात, क्लियर।
अब ये होता कैसे है और किस किस तरीके से होता है, इस पे अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो एलिमेंट्स कंबाइन टू ईच अदर बिकॉज ऑफ एक्टिंग फोर्सेस बिटवीन देम। हर एलिमेंट्स पे एक फोर्स लगता है और उन फोर्स के कारण वो एक दूसरे के पास आते हैं और उनमें बॉन्ड बनता है। बात समझ में आई? तो ड्यू टू द फोर्स एंड बॉन्ड बिटवीन द एलिमेंट्स, तो उस एलिमेंट्स के बीच में लगने वाले फोर्स और बॉन्डिंग के कारण ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और एक स्टेबल कंपाउंड बनता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जैसे जैसे छोटा सा एग्जांपल हम लोग H2O का ले लेते हैं। हाइड्रोजन जो है, आप लोग जानते हो कि हाइड्रोजन H प्लस में भी एग्जिस्ट करता है, H माइनस में भी करता है। मान लिया कि हाइड्रोजन प्लस में एग्जिस्ट कर रहा है और ऑक्सीजन 2 माइनस में एग्जिस्ट करता है, तो हाइड्रोजन बहुत सारे होंगे, ठीक है, ऑक्सीजन भी बहुत सारे होंगे, बहुत सारे ऑक्सीजन होंगे, बहुत सारे हाइड्रोजन होंगे। ओके, तो इसमें क्या होगा कि अब देखिए, ये हाइड्रोजन जो है ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया है और स्टेबल घूम रहा है। ये ऑक्सीजन जो है ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिया है और ये स्टेबल रूप में घूम रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने और देने के कारण इन लोगों के ऊपर एक चार्ज आ गया है, दैट इज द, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज। और ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज कहीं भी आपस में आसपास आए तो ये अट्रैक्ट हो जाएंगे। अरे, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आपस में क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन 2 निगेटिव है तो ये क्या करेगा? 2 हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। और फोर्स लगने के कारण ये आकर आपस में मिल जाएंगे, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपस में आके मिल जाएंगे और उसके बाद इन में बॉन्ड का निर्माण होगा और ये स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। इस तरीके से इसमें बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, इन सब ये सब आपस में मिलके H2O बन जाएंगे। अभी ये इलेक्ट्रॉन वाली बात ना समझ में आ रही हो तो थोड़ा सा वेट कीजिए, समझ में भी आ जाएगा। फिलहाल ये बात समझ में आ गया कि इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, फोर्स लगेगा और एक बॉन्ड बन जाएगा और ये स्टेबल अब H2O बन गए, H2O एक कंपाउंड बन गया। तो यानी कि सवाल जो हमसे पूछा गया था कि एलिमेंट्स कंबाइन क्यों होते हैं, तो क्या इसका जवाब हमें मिल गया कि फोर्स और बॉन्ड बनने के कारण ये एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं ताकि वो एक स्टेबल कंपाउंड बना सके। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, अब यहीं पे उसके आगे आप लोग लिखिएगा, मैं यहां पीछे कर देता हूं। उसके आगे आप लोग लिखेंगे कि मेनली 2-3 तरीके के बॉन्ड बनते हैं और चूंकि ये केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं, केमिकल द्वारा बन रहे हैं, तो इसीलिए इनका नाम हम लोग केमिकल बॉन्ड बोल देते हैं। तो यानी कि अगर देखा जाए तो मेनली वैसे तो कई टाइप के हैं, लेकिन अभी तक जो आप 10वीं में पढ़ोगे 2 टाइप्स के ही हम लोग को पढ़ने, मेनली 2 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड आर फॉर्म्ड। वैसे होते और भी कई टाइप के हैं, लेकिन हम लोगों को अपने सिलेबस में सिर्फ 2 ही पढ़ना है, एक आयनिक बॉन्ड और दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, पता नहीं कितने तरीके के होते हैं, वो सब कुछ 11th में जब आप लोग जाओगे तो पढ़ोगे डिटेल में। तो आयनिक बॉन्ड अभी पढ़ना है और कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन वाले चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में यहां पे डिस्कशन अभी करूंगा। आयनिक बॉन्ड का एक और नाम हम लोग कह सकते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो ये जो आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, ये तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग होती है।
अब ये कैसे, ये किस तरीके से है, इसको जरा एग्जांपल में समझाइए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाएंगे। अभी आप लोग नोट मत कीजिएगा, थोड़ा 10 मिनट तक बात सुनते जाइए, उसके बाद मैं नोट करने को बोलूंगा तब कीजिएगा। देखिए, आयनिक बॉन्ड के बारे में पहले बात करते हैं। द केमिकल बॉन्ड, ऐसा केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। मतलब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो एक एटम से दूसरे एटम पर और उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बने, फोर्स लग के बॉन्डिंग बने और स्टेबल हो जाएं, तो उस तरीके के कंपाउंड को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलेंगे या आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। जब आयनिक बॉन्ड से किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो क्या बोलेंगे, उसको आयनिक कंपाउंड बोलेंगे उस मॉलिक्यूल को। तो कौन से बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो एक से दूसरे पे। जैसे हम लोग NaCl का फॉर्मेशन लेकर और इस बात को समझते हैं। देखिए, ये हमारा Na है, सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, लेकिन ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन तो निकलना चाहेगा क्योंकि ये स्टेबल है नहीं। तो यानी कि ये जो Na है, ये Na ना रह के बल्कि Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन इधर बाहर की तरफ निकल जाएगा, और अब इसका स्टेबल 28 हो गया, यानी कि अब ये स्टेबल स्टेट में आ गया। 28 यानी कि अब स्टेबल हो गया। तो इस तरीके से सोडियम की बात हुई, सोडियम का आयन बना। अब हम लोग क्लोरीन के बारे में बात करते हैं। तो क्लोरीन का 287 इस तरीके से होगा, लेकिन ये स्टेबल तो है नहीं। तो ये क्या कहेगा कि हमको भाई साहब कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लाके दो, कहीं से तुम एक इलेक्ट्रॉन लाके दो ताकि हम उसको ले लें और क्लोरीन अब जो है 288 बन जाए, यानी कि क्लोरीन के ऊपर एक निगेटिव आ जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, ये सोडियम ही तो इसको ट्रांसफर करेगा। अरे भाई साहब, सोडियम स्टेबल होने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और क्लोरीन स्टेबल होने के लिए वहीं एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अब सोडियम के ऊपर आ गया प्लस का चार्ज और क्लोरीन के ऊपर आ गया माइनस का चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो यानी कि यहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है एक एटम से दूसरे एटम पे। सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला गया, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। तो अब इसके आगे की कहानी समझिए। अब क्या होगा, ये सोडियम प्लस सॉल्यूशन में होगा। जैसे ये सब कुछ तो सॉल्यूशन में ही होता होगा ना, तो ये सोडियम प्लस होगा और क्लोरीन माइनस होगा। सोडियम प्लस होगा और क्लोरीन माइनस होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि एक प्लस का चार्ज है और एक माइनस का चार्ज है। तो प्लस का चार्ज और माइनस का चार्ज आप जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो इनमें अट्रैक्शन होगा, इन दोनों में एक बॉन्ड बनेगी, अट्रैक्शन होगा, फोर्स लगेगा, तो ये दोनों आपस में आके चिपक जाएंगे। और जब चिपक जाएंगे यानी कि एक दोनों में के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये एक धागे के साथ, जैसे कहते हैं ना कि शादी में पति और पत्नी आपस में आते हैं और शादी के बंधन में, शादी के धागे में बंध जाते हैं पूरी जिंदगी के लिए। तो सेम वैसे ही ये आकर दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और Na प्लस का निर्माण हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एटम के इलेक्ट्रॉन का दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन पे। सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम के पास चला गया, सोडियम का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके के बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड। अभी इसको थोड़ा देर वेट कीजिए, पहले कोवैलेंट बॉन्ड मुझे थोड़ा सा बता लेने दीजिए, उसके बाद आप लोग आयनिक बॉन्ड लिखिएगा। कोवैलेंट बॉन्ड थोड़ा सा समझ लीजिए। अच्छा, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है कौन बनाएगा? जाहिर सी बात है, जो आयनिक बॉन्ड नहीं बना पाएंगे वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। जैसे बहुत सारे ऐसे एटम हैं जो कि ना तो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ना तो वो इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं।
जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए कार्बन का। कार्बन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल देख लीजिए। कार्बन जो होता है 2 4 होता है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन ये ले ले तब स्टेबल होगा, ये अपना चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दे तब स्टेबल होगा। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन लेना या 4 इलेक्ट्रॉन देना काफी एनर्जी कंज्यूमिंग काम है। तो ये क्या करता है कि कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, कहता है कि शेयरिंग कर लो, मतलब उस इलेक्ट्रॉन का तुम भी यूज करो और हम भी यूज करेंगे और हम स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसके संगत में आके कई बार ऐसा भी होता है कि जो आयनिक बॉन्ड बनाना चाहते हैं ना, वो भी इसके साथ शेयर कर लेते हैं और अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। जैसे देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को देता हूं CO2 के बारे में। ये कार्बन है, इसके आउटर मोस्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन? 4। ये वाले 4 की बात कर रहा हूं, ठीक है। और ये ऑक्सीजन है, इसके आउटर मोस्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। एक और ऑक्सीजन बना लो, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, क्योंकि CO2 में 2 ऑक्सीजन होता है, 1 कार्बन होता है। अब देखो, ऑक्सीजन भी खुश नहीं है, ऑक्सीजन के पास भी लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो क्या करेगा कार्बन और ऑक्सीजन? कहेगा कि सुनो, ऐसा करो कि ये जो है ना, ये तुम मेरा 2 इलेक्ट्रॉन ले लो मेरा 2 इलेक्ट्रॉन, मुझे मेरे साथ शेयर कर लो। कार्बन क्या कहेगा? इधर वाले 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा और इधर वाले अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इस वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा। शेयरिंग का मतलब होता है कि अब इस इलेक्ट्रॉन को कार्बन भी यूज करेगा और ऑक्सीजन भी यूज करेगा। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को भी ऑक्सीजन भी यूज करेगा, कार्बन भी करेगा। सेम वही कहानी, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को कार्बन भी करेगा, ऑक्सीजन भी करेगा, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन भी करेगा और कार्बन भी करेगा। यानी कि अब आप कार्बन के पास देखिए तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, हो गए कि नहीं हो गए? 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि अब कार्बन स्टेबल हो गया। मतलब कि पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन निकाल के ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि शेयरिंग करके और यहां पे काम हो गया। और आप ऑक्सीजन को देखिए, तब ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पहले से इसके पास थे और कार्बन के 2 इसने शेयर कर लिए, तो इसका भी तो यूज वो कर ही रहा है, इस 2 इलेक्ट्रॉन का भी तो वो यूज कर ही रहा है ना। तो यानी कि ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। सेम वैसे ही इधर वाले ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सारे के सारे खुश हो गए, कार्बन भी खुश हो गया और दोनों के दोनों ऑक्सीजन भी खुश हो गए। तो यानी कि इन दोनों के बीच में इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा। ये ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां इधर की तरफ 2 बॉन्ड और ये इधर की तरफ 2 बॉन्ड, और हम लोग इसको प्यार से CO2 लिख देते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कार्बन चैप्टर में। तो फिलहाल आप लोगों को मैं सिर्फ समझाने के लिए एक एग्जांपल मैंने दे दिया है, थोड़ा बहुत ध्यान में रखिएगा कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, ठीक है भैया। तो ये आयनिक वाली बात आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, आयनिक वाले में क्या होता है कि यहां पे शेयरिंग का मामला नहीं चलता, बल्कि ये खुद इतने ज्यादा उतावले होते हैं ना कि अपना इलेक्ट्रॉन फटाक से ये रिलीज कर देंगे। सोडियम फटाक से, हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि सोडियम बहुत हाईली एक्टिव होता है, ये अपना प्लस फटाक से निकाल देता है और एक्टिव मेटल होने के कारण। तो क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही देखेगा ये फटाक से ले लेगा, क्या करेगा? ये फटाक से ले लेगा और अपने आप को स्टेबल कर लेगा। तो यहां पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जा रहा है। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा, बस बल्कि शेयर हो रहा है। तुम भी यूज करो, हम भी यूज करेंगे। मुझे लगता है अब आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पे इसी कारण से आयनिक बॉन्ड में आयंस का फॉर्म निर्माण हो जाता है। जैसे कि यहां पे हम बोले कि कौन कौन से आयन बना, तो 2 आयन बना। केटायन कौन सा बना भैया? तो सोडियम का केटायन बना। और एनायन कौन सा बना, यानी निगेटिव आयन कौन सा बना? तो क्लोरीन का निगेटिव आयन बना।
और जबकि कोवैलेंट बॉन्ड में आयन का फॉर्मेशन नहीं होता। ओके, चलिए। अच्छा, वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि आयनिक बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस का अट्रैक्शन होता है। जैसे आप लोग चुंबक नॉर्थ पोल और साउथ पोल लेकर आते हो, आपस में चिपकाते हो, तो वो काफी जोर से चिपक जाता है ना, फिर निकालने में हमें ताकत लगानी पड़ती है। तो ये प्लस और माइनस का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, जिसको काफी मजबूत बन जाता है ये बॉन्ड। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड चूंकि शेयर करके बन रहा है, कोई प्लस और माइनस का चार्ज वहां पे नहीं बना होता है, ताकि उनमें एक अच्छा खासा फोर्स अट्रैक्शन का लग सके। सिर्फ शेयर के कारण थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होता है, शेयरिंग के कारण, ठीक है ना। फुल्ली अट्रैक्शन नहीं होता जैसे प्लस माइनस में यहां होता है आयनिक में। तो इसीलिए कोवैलेंट बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड, यानी कि कोवैलेंट बॉन्डिंग से बनने वाले कंपाउंड को आप लोग कोवैलेंट मॉलिक्यूल बोल सकते हो। तो जो कोवैलेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो थोड़े से कमजोर होते हैं। मतलब किनका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है? आयनिक का। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी? तो आयनिक की। तो ये कार्बन चैप्टर में जब हम लोग कोवैलेंट को अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तब वहां पे और अच्छे से समझ में आएगा और कंपेयर भी आप लोग अच्छे से कर पाओगे। चलिए एक दो बातें और हैं, वो भी हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, ये केमिकल बॉन्ड बनने का कारण क्या है? ये अभी मैंने बता ही दिया कि केमिकल बॉन्ड बनने का कारण है स्टेबिलिटी के कारण। ताकि स्टेबल हो जाए, इसीलिए केमिकल बॉन्ड बनता है, चाहे वो आयनिक हो या कोवैलेंट हो। देखो, आयनिक भी बना तो स्टेबल होने के कारण ही बना, और कोवैलेंट भी बना तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ही कोवैलेंट बना। कार्बन भी स्टेबल हो गया, दोनों ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गए, यहां भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके ये दोनों स्टेबल हो गए। तो यानी कि द एटम्स कंबाइन विथ वन अनदर, जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, यानी कि लास्ट में 2 या 8 आ जाए, उसी को तो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट बोलते हैं। यानी कि इनर्ट गैस के तरीके अरेंजमेंट हो जाए, लास्ट में 2 या 8 आ जाए, एंड बिकम मोर स्टेबल, ठीक है ना। इट मींस एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स टू अचीव स्टेबिलिटी। एटम्स केमिकल बॉन्ड किस लिए बनाते हैं? स्टेबिलिटी के कारण बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक छोटी सी बात आप लोग ये भी लिख सकते हो कि ऐसे लिख सकते हो कि एन एटम या एलिमेंट कैन अचीव स्टेबिलिटी इन 3 वेज। 3 तरीके से अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, उसमें 3 तरीके हम लोगों को दिखे जिससे कि एक एटम या एलिमेंट स्टेबल हो सकता है। कैसे कैसे? या तो वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जैसे सोडियम के केस में, या वो इलेक्ट्रॉन का गेन कर ले बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे कि क्लोरीन के केस में, या वो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर ले, वो इलेक्ट्रॉन का क्या कर ले? शेयरिंग कर ले। तो ऊपर वाले दोनों केसेस के कारण आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब इलेक्ट्रॉन लॉस किया जाएगा स्टेबल करने के लिए या गेन किया जाएगा स्टेबल करने के लिए, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनेंगे और वो आपस में मिलकर आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हमेशा किस तरीके के बॉन्ड बनेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। यानी कि किस तरीके के मॉलिक्यूल बनेंगे? कोवैलेंट मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात आप लोग दिमाग में रखिएगा। आगे चलते हैं। जैसे कि अब एक दो एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि NaCl का फॉर्मेशन देख लिया ना, एक और फॉर्मेशन देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। चलिए Na2O का हम लोग फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो सोडियम की तो अभी बात हो ही गई थी कि सोडियम क्या होगा। सोडियम जो होगा ये स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और अपने ऊपर एक प्लस ले लेगा, क्योंकि पहले होता है 2 8 1 और अब हो गया 2 8, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। और ऑक्सीजन का क्या खेल होता है? तो ऑक्सीजन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तब जाके अपने आप को स्टेबल करेगा 2-।
क्योंकि पहले इसके पास होता है 2 6, अब ये हो जाएगा 2 8। तो चूंकि सोडियम यहाँ 2 है ना, तो इसीलिए सोडियम 2, यानी कि यहां भी 2, यानी कि कुल टोटल 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और यही जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन को ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो ये 2- बन जाएगा। यानी कि अब मार्क सॉल्यूशन में Na+, 2Na+ ऐसे घूम रहे होंगे और ऑक्सीजन के ऊपर 2- घूम रहा होगा। तो प्लस और माइनस जैसे ही आपस में आएंगे अट्रैक्शन होगा, तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में और इनके बीच में ये अट्रैक्शन होने लगेगा। तो ये अट्रैक्शन होने लगेगा तो उसके बाद ये फॉर्मेशन हो जाएगा Na2O का। मुझे लगता है बातें जो हैं सो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। एक और कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए मैग्नीशियम का क्या खेल है भाई साहब, तो ये होता है 2 8 2, स्टेबल तो है नहीं, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, अपने ऊपर 2+ ले लेगा, यानी कि 2 8 हो जाएगा। अब और ऑक्सीजन का भी मैंने बताया ही कि ऑक्सीजन पहले स्टेबल होता नहीं है 2 6, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेके और अपने ऊपर 2 निगेटिव कर लेगा 2 8। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, ये जो मैग्नीशियम ने छोड़ा है, रिलीज किया है, वहीं 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा। तो यानी कि सॉल्यूशन में Mg+2 भी घूम रहा है और ऑक्सीजन का 2- भी घूम रहा है, तो ये आपस में क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा। इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा और ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो एग्जाम में भी आपको कुछ इसी तरीके का बना के दिखाना होगा। अच्छे से इस तरीके का बना के दिखा दोगे तो 1 2 नंबर के सवाल आते हैं, वो आप आराम से बता दोगे। अब हम लोग आयनिक कंपाउंड की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। देखिए आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड, कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में कंपेयर करके बताओ। तो आयनिक कंपाउंड अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, कोवेलेंट कंपाउंड जब कार्बन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तब मैं वहां पे चार्ट बना के अच्छे से आपको दिखा दूंगा, तो ये जो क्वेश्चन है वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अभी हम लोगों को आयनिक कंपाउंड पढ़ना है तो सिर्फ आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। अभी जब कोवेलेंट कंपाउंड कार्बन चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां पे फिर मैं आयनिक कंपाउंड को एक बार रिकॉल आप लोगों को करवा दूंगा और इसको कोवेलेंट के साथ कंपेयर करके भी दिखा दूंगा। हम लोग यहाँ पे जो एनसीईआरटी में मैंने 4 प्रॉपर्टी हैं, बस उसी 4 प्रॉपर्टी के बारे में मैं बात करूंगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टी है फिजिकल नेचर। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं एंड आर समव्हाट हार्ड भी होते हैं, मतलब सॉलिड्स हैं तो हार्ड भी होंगे, जाहिर सी बात है। और इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सॉलिड्स में ज्यादा होते हैं यानी कि हार्ड होते हैं, उसके पीछे का रीजन जो है मैं पहले ही बता चुका हूं कि बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है। तो इसी स्ट्रॉन्ग फोर्स के कारण, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस, बात समझ में आई। तो इसी कारण से ये थोड़े से हार्ड भी होते हैं और सॉलिड्स भी होते हैं। हालांकि ये ब्रिटल भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये टूटेंगे नहीं, टूट भी जाते हैं, लेकिन हार्ड होते हैं एज कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर। अब चूंकि हार्ड हैं, क्योंकि इनके बीच का जो अट्रैक्शन है, फोर्स है, वो ज्यादा है, तो यानी कि हमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उसको मेल्ट करने के लिए हीट भी ज्यादा देना होगा। जैसे मान लीजिए ये NaCl है तो हमें इसको हिट करके पिघलाना है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें हिट भी ज्यादा देनी होगी ना। हिट हमें क्या देना होगा, ज्यादा देना होगा, मोर हिट ज्यादा देना होगा, तभी हर NaCl के बॉन्ड को हम तोड़ पाएंगे। तो यानी कि हमें यहां हिट ज्यादा देना होगा बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में हिट कम देना होगा, हिट कम देना होगा उसके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो वो कहते हैं हम लोग इंटर आयनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं, मतलब अंदर की जो आयनिक बॉन्ड बन रही है ना, इसीलिए उसका एक नाम दे दिया जाता है कि इंटर आयनिक बॉन्ड। यानी कि ये जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन होता है ना Na और Cl के बीच में, ये काफी स्ट्रांग होता है, जिसको तोड़ने के लिए हमें
ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, इसीलिए आयनिक कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होती है। ठीक है। सोलुबिलिटी की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड यानी कि आयनिक कंपाउंड जनरली सोलुबल होता है पानी में, सिर्फ और सिर्फ जनरली पानी में ही सोलुबल होता है। बाकी अगर आप केरोसिन लो, पेट्रोल लो और एल्कोहल वाली चीजें लो तो उसमें ये कम सोलुबल होता है। तो अगर कोई भी पूछे कि आयनिक कंपाउंड यानी कि कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं क्या वो सोलुबल होते हैं, तो हाँ सोलुबल होते हैं, लेकिन वाटर में ही जनरली सोलुबल होते हैं, बाकी किसी चीज में सोलुबल ज्यादातर नहीं होते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अरे बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा ही करेगा आयनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड प्लस और निगेटिव से मिलकर ही तो बना होता है। तो हम क्या करेंगे, NaCl को पानी में घोल देंगे। NaCl का हमारे पास मान के चलिए सॉलिड है, तो हम क्या करेंगे, उसको पानी में घोल देंगे। तो पानी में तो सोलुबल होता है, यानी सोलुबल होता है यानी कि Na प्लस अलग हो जाएगा और Cl माइनस अलग हो जाएगा, यानी कि हमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज मिल जाएगा, जिसको कि हम लोग, और जैसे ही सॉल्यूशन में प्लस चार्ज और माइनस चार्ज मिल जाए तो हम लोग उसको फ्लो करवा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या चाहिए, चार्जेज का फ्लो। तो चार्ज हमने निर्माण कर ही लिया प्लस और माइनस का, और उसके बाद उसको फ्लो करवा के बस काम खत्म। तो वहीं यहां पे बात लिखी गई है कि सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयंस, क्योंकि वाटर में सोलुबल हो जाता है तो आयंस में टूट जाएगा प्लस और माइनस में, विच मूव टू द अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो प्लस वाला माइनस की तरफ और माइनस वाला प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेगा, और उस मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, आयनिक कंपाउंड क्या सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट मतलब कि अगर आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में हो तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा? नहीं। क्या लिक्विड स्टेट में होगा तो करेगा? हाँ, क्योंकि लिक्विड स्टेट में वो आयंस फ्री होंगे मूव करने के लिए, सॉलिड में नहीं होंगे। क्या मोल्टेन स्टेट में होगा? हाँ, मोल्टेन स्टेट में भी होगा, क्योंकि मोल्टेन स्टेट में भी क्या होता है, आयंस बन जाते हैं। मोल्टेन स्टेट कहते हैं सॉलिड और लिक्विड के बीच वाला, ठीक है ना। तो उसमें भी आयंस फ्री होते हैं और वो फ्रीली मूव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। क्लियर? तो कोई भी पूछे कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, मोल्टेन स्टेट, किन किन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, तो लिक्विड स्टेट में होगी और मोल्टेन स्टेट में होगी, सॉलिड स्टेट में नहीं होगी। क्लियर है ना। तो यहां पे आपका आयनिक कंपाउंड अब खत्म होता है। बस इतना ही है आयनिक कंपाउंड में। इसके बाद हम लोग आपका जो होता है ना कि मेटल्स का एक्सट्रैक्शन, फिर उसके बाद कैसे उसको हम लोग जमीन से निकालते हैं, किस किस प्रोसेस से उसको साफ सफाई करके, और उसके आगे का काम, फिर उसके बाद मेटल्स को बचाव के लिए क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह, ये जो चीजें हैं बिल्कुल देखा जाए तो याद करने वाली सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों को हम लोग अब आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल इतनी तक अगर आप लोगों को बातें समझ में आई हो तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। ओके, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा, अभी तक जितना भी पढ़ाया गया अच्छे से समझ में आया कि नहीं, और कोई अगर कमी हो तो उसको भी आप लोग जरूर इंडिकेट कीजिए, ताकि आने वाले चैप्टर में हम लोग उसको भी सुधार सकें। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय, जय हिंद।